हेलो गाइस। तो सीओपीडी मैनेजमेंट में अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स और है जो मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो पहले अपन बात करेंगे अप्रोप्रिएट इनिशियल डिवाइस। एक इनिशियल डिवाइस कैसे अपन को चूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, कि कौन सा डिवाइस पेशेंट को दिया जाए। और पेशेंट के लिए भी रहता है कि हाँ, मुझे कौन सा डिवाइस ठीक रहेगा, ठीक है, कौन से डिवाइस में ले पाऊंगा, कितना अफोर्डेबिलिटी, सब चीज़ पे डिपेंड करता है। तो उसको अपन पहले आज समझते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एप्रोप्रिएट इनहेलेशन डिवाइस चॉइस। तो सबसे पहले तो क्या लिखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इन द डिवाइस। जो आप ड्रग देना चाह रहे हैं पेशेंट को, वो उन डिवाइस में होनी चाहिए जो आप डिवाइस उसको दे रहे हो। पेशेंट का सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट का बिलीफ। पेशेंट का बिलीफ कैसे आएगा, एक बार में नहीं आता है ना। रेगुलर विजिट्स वो आपको करेगा, है ना, बार बार वो पेशेंट आपके पास में आएगा, तब जाके उसको वो आपको मतलब बिलीव करना स्टार्ट करता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, इससे मैं ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। ये एक दवाई पहुंचाने का तरीका है, बस इसकी आदत मुझे नहीं होगी वगैरह वगैरह, बहुत सारे एक मतलब डिसबिलीफ्स रहते हैं लोगों में, है ना। तो यहाँ पे पेशेंट बिलीव सेटिस्फेक्शन विद करंट एंड प्रीवियस डिवाइस एंड प्रेफरेंस नीड टू बी एसेस। तो आपको एसेस करना है सबसे पहले कि यदि पेशेंट ऑलरेडी डिवाइस पे है और फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा। ठीक है, पेशेंट सही तरीके से ले रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा, तब आप डिवाइस चेंज करते हो, नहीं तो आप डिवाइस चेंज करने की नीड नहीं होती। या तो आप देखते हैं अपन आगे क्या बताते हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस टाइप शुड बी मिनिमाइज्ड फॉर ईच पेशेंट। समझ में आया कि एक पेशेंट के लिए नंबर ऑफ डिवाइस मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही डिवाइस हो तो बहुत बेटर रहेगा। आजकल जो ड्रग्स वगैरह भी आती है वो भी ट्रिपल ड्रग भी आने लगी, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, SIT इनको बोलते हैं, सिंगल इनहेलेशनल थेरेपी। ठीक है, तो ट्रिपल ड्रग या दो ड्रग आप यूज कर रहे हो तो डबल ड्रग, है ना, SIT की फॉर्म में देना बेटर होता है, ताकि पिल बर्डन उससे कम होता है, डोज बर्डन कम होता है, और साथ ही डिवाइस आपको चूज अच्छे से करना है। ठीक है, तो डिवाइस टाइप शुड नॉट बी स्विच इन द एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल जस्टिफिकेशन नॉर विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और मेडिकल फॉलोअप। आपको ऐसे ही स्विच नहीं कर देना है पेशेंट को कि क्लिनिकल इंप्रूवमेंट है तो फिर आपको स्विच नहीं करना है। ठीक है, तो ओवरऑल में बात करूं तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप और जो ओल्ड एज ग्रुप है, जो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते ढंग से, उनके लिए बेस्ट है कि आप MDI ना दो उनको, और MDI यदि दे रहे हो तो विद स्पेसर आप उनको दे दो, वो और भी अच्छा होता है। ठीक है, तो या तो आप DPI दो उनको, DPI भी वो नहीं ले पा रहा है तो MDI विद स्पेसर आप उनको देना होता है, तो वो ज़्यादा बेटर यहाँ पे होता है। तो पेशेंट की कॉग्निशन, डेक्सट्रिटी ऑन एंड स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, वो दबा पा रहा है कि नहीं दबा रहा पंप को, है ना, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो पेशेंट एबिलिटी टू परफॉर्म द करेक्ट साइंटिफिक इनहेलेशन में स्पेसिफिक इनहेलेशन मैन्योर फॉर द डिवाइस मस्ट बी एसेस्ड। लाइक DPI की मैं बात करूं, DPI आर अप्रोप्रिएट ओनली इफ द पेशेंट कैन मेक ए फोर्सफुल एंड डीप इनहेलेशन। आ गया, तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, उनको सिखा दो तो कर लेंगे, नहीं कोई कर पा रहा है तो आपको फिर MDI विद स्पेसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो DPI हो चाहे MDI हो, MDI में भी थोड़ा फोर्सफुल इनहेलेशन होता है, लेकिन DPI में फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है। MDI में तो आप दबा रहे हो तो स्प्रे चला जाता है गले तक, तो उतना डीप मतलब डीप आपको इनहेलेशन नहीं करना पड़ता। ड्राई पाउडर इनहेलेशन के अंदर आपको खींचना पड़ेगा, इसलिए फोर्सफुल और डीप इनहेलेशन जो कर पा रहा है पेशेंट, उसी को आप DPI दो। ठीक है, तो चेक विजुअली द पेशेंट कैन इनहेल फोर्सफुली थ्रू द डिवाइस, इफ देयर इज डाउट एसेस ऑब्जेक्टिवली और चूज अल्टरनेट डिवाइस। तो अब यहाँ पे आप MDI विद स्पेसर देते हो। ठीक है, MDI के बारे में क्या बोल रहे हैं कि MDI टू ए लेक्स एक्सटेंड सॉफ्ट मिस इनहेलर, SMI भी आते हैं, रिक्वायर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिवाइस ट्रिगर एंड इनहेलेशन एंड पेशेंट नीड टू बी एबल टू परफॉर्म द स्लो एंड डीप इनहेलेशन। यहाँ पे फोर्सफुल नहीं है, यहाँ पे स्लो डीप इनहेलेशन होता है, वो चलो कर भी सकता है, लेकिन जो ट्रिगर और इनहेलेशन के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ओल्ड पेशेंट और बच्चे नहीं कर पाते, तो उनके लिए बेस्ट है कि आप, लिखा है इसने, स्पेसर आप यूज करो। ठीक है, वॉल्यूम हैविंग जो मतलब जो डिवाइस होते हैं वो आप यहाँ पे यूज आपको करने हैं। ठीक है, तो आजकल बहुत तरह के डिवाइस भी आने लग गए हैं, जैसे इसमें लिखा है यहाँ पे स्पेसर है, VHC है। VHC जो वाल होल्डिंग डिवाइस, मतलब वाल होल्डिंग जो मतलब कंटेनर बोल दो या डिवाइस बोल दो, वाल होल्डिंग डिवाइस एक होता है जिसके अंदर वॉल भी रहता है। ठीक है, आजकल वन वे वाल भी आने लग गए, तो बच्चों के अंदर भी अच्छा यूजफुल होता है वो। ठीक है, और बूढ़ों के अंदर भी, जो ओल्ड एज पेशेंट है उनके अंदर भी आप ये दे सकते हो। ठीक है, पेशेंट अनेबल टू यूज MDI, SMI और DPI, देन आपको नेबुलाइजर शुड बी कंसिडर्ड, तो उसके बाद ही आपको नेबुलाइजेशन स्टार्ट करवाना है। यदि वो ले पा रहा है विद स्पेसर ले पा रहा है तो अच्छी बात है, नेबुलाइजेशन पे उसको नहीं देना है।
ठीक है। तो चूज ऑफ डिवाइस की मैं बात करूं तो यहाँ पे पेशेंट आपके पास पहली बार आ रहा है, तो आपको अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, मतलब थोड़ा 10-15 साल का बच्चा है जो कर सकता है कि हाँ थोड़ा सीख सकता है, आप उसको सिखाओ तो वो सीख सकता है। नहीं सीख पा रहा है तो आप उसको एमडीआई विद स्पेसर आपको देना है। ओल्ड एज पेशेंट है, जेरियाट्रिक पेशेंट है, उनके अंदर भी आपको एमडीआई विद स्पेसर आपको ज़्यादा मतलब यूजफुल रहेगा देना है। जो मिडिल एज ग्रुप है, जो एडल्ट पेशेंट है, उनको आप डीपीआई दो, ठीक है। वो फोर्सफुल इनेशन कर पाएंगे और सिंक्रोनाइजेशन वगैरह वो सीख पाते हैं। वहाँ पे आप एमडीआई भी दे सकते हो यदि कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मान लो डीपीआई अफोर्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि डीपीआई में डिवाइस अलग से आता है, कैप्सूल जो आप रोटा कैप डालते हो वो अलग से आते हैं, तो थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। गवर्नमेंट सेक्टर में भी मेनली जो एमडीआई वो यूजुअली नहीं मिलते, डीपीआई मिल जाते हैं, सॉरी डीपीआई नहीं मिलते, एमडीआई मिल जाते हैं, तो आप एमडीआई वहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन ओवर द ऑल जो मतलब टारगेट है अपना वो यही है कि आपकी जो ड्रग डिलीवरी है वो लंग्स तक हो रही कि नहीं हो रही, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि डिलीवरी हो ही नहीं रही है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट कभी नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, सिम्टम रिलीफ नहीं हो पाएगा, जो आपका टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा, तो फिर डिवाइस से कोई यूजफुल वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको वो आपको समझाना पड़ेगा, उसको आपको अपने बिलीफ में लेना पड़ेगा कि जब तक ये ड्रग आगे तक नहीं जाती है, लंग्स तक नहीं पहुंचती है, डिपॉजिट नहीं होती है, तब तक देखो लेने का मतलब नहीं है। तो इसको अच्छे से सीखना है, लर्न करना है, तो वो आपको उसको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अब यहाँ पे ये आता है कि एक पेशेंट आपके पास में आया जो ऑलरेडी आपके पास में लाबा प्लस आईसीएस ले रहा है, ठीक है। गोल्ड गाइडलाइन क्या बोलती है, लाबा या लामा या फिर लाबा लामा कॉम्बिनेशन आप दो। 300 तो आपका एब्सोल्यूट यूजफुल काउंट है, 300 से ज़्यादा है तो ही आप आईसीएस ऐड कर रहे हो। लेकिन पेशेंट कई बार, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो ज़्यादा ये है लाबा विद आईसीएस, ठीक है, फॉर्मेट्रोल विद बिडोसिनाइड बिक्लोमेथोसोन, ठीक है। तो ये ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, क्योंकि अस्थमा वाले पेशेंट में अपन स्टेरॉइड दे रहे होते हैं, इनहेल्ड स्टेरॉइड अपन दे रहे होते हैं, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपन दे रहे होते हैं, तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो लोग स्विच कर लेते हैं कि हाँ वो भी वो ले रहा है, वो ले लेते हैं, और अवेलेबिलिटी भी वो ज़्यादा है, डॉक्टर्स भी ज़्यादा प्रेस्क्राइब वो करते हैं। तो यहाँ पे एक पेशेंट, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक पेशेंट आपके पास में आया जो ऑलरेडी लाबा विद आईसीएस का आया, लेकिन उसको सीओपीडी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसको समझना, यूजुअली जो सीओपीडी पेशेंट, मैंने बोला कि यदि आप सीओपीडी डायग्नोस कर रहे हो किसी में नए पेशेंट में, या उसको कोई पंप नहीं चल रहा है, ऐसे पेशेंट जहाँ में सीओपीडी है वो लेकिन नो सिम्टोमेटिक ले रहा था या लाबा लामा ले रहा था, तो बेस्ट है लाबा लामा कॉम्बिनेशन दो। फिर आप टोटल इओसिनोफिलिक काउंट करवाते हो वापस लगभग 1 महीने बाद में ट्रीटमेंट देने के बाद में, फिर भी यदि वो 300 से ज़्यादा आता है तो आप आईसीएस ट्रिपल थेरेपी ऐड करते हो। लेकिन एक पेशेंट जो आपके पास में लाबा विद आईसीएस के साथ में आ रहा है, अब आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले अगेन वही एसेस आपको करना होता है। क्या एसेस करोगे, 3 तरह का असेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। पहला, नो करंट एक्सरबेशन और प्रीवियस पॉजिटिव ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स, ठीक है। कोई एक्सरबेशन नहीं है और जो प्रीवियस ट्रीटमेंट चल रहा है उससे अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है। किसी भी कारण से वो आपके पास में आ गया, ऐसा नहीं है कि वो कुछ उसको प्रॉब्लम है इसलिए वो आपके पास में आए, किसी कारण से आपको दिखाने आ गया, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो ये 2 चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे, सिम्टम आपको देखने होते हैं। एक्सरबेशन उसको नहीं बोलेगा नहीं मैं कभी भर्ती नहीं हुआ, मुझे कभी भी इस तरह की दिक्कत नहीं हुई, और ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स भी उसका अच्छा है। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि लो सिम्टम, लो मतलब सिम्टम जो आप देख रहे हो, सिम्टम अगेन वही परसिस्टेंट डिस्निया, परसिस्टेंट कफ, चेस्ट फुलनेस, चेस्ट टाइटनेस, ठीक है। और जो सिम्टम साथ में आप देखते हो, वीकनेस वगैरह हो गया है ना, लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। जो कैट स्कोरिंग की मैं बात करूं वो वाला आप ले सकते हो, एमएमआरसी ग्रेडिंग आप कर सकते हो। कैट स्कोरिंग के जो 8 क्वेश्चन है वो आप उसको पूछ सकते हो, उससे आप सिम्टम ग्रेडिंग करते हो। यदि लो सिम्टम है, मतलब ठीक है सब कुछ अच्छा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसको, तो आप कुछ नहीं करना, आपको सेम कंटिन्यू द ट्रीटमेंट, और बाकी उसको सिम्टोमेटिक जो देना चाहो, मान लो खांसी हो तो कफ सिरप वगैरह जो भी आप सिम्टोमेटिक वो देना चाहो वो आप दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे अब आपको लाबा और आईसीएस को चेंज नहीं करना। आप ये मत सोचना कि मतलब सीओपीडी पेशेंट इसको आईसीएस क्यों दे रहे हो, आप तो लाबा लामा देंगे हम, तो नहीं। यदि वो इम्प्रूव है, कोई सिम्टम नहीं है, एक्सरे आपने करवाया, कोई आपको पैच नहीं दिख रहा है, कोई इन्फिलेशन नहीं दिख रहा है, नॉर्मल सीओपीडी एक्सरे दिख रहा है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाई सिम्टम लोड है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो है, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत जब लेता हूँ तब आराम आ जाता है, उसके बाद वापस वैसे ही हो जाता है। जब मैं लेता हूँ ये कॉम्बिनेशन, जब वो लेता है, इंजेक्शन लेता है, तब आराम आ जाता है, लेकिन वापस फिर वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा है, पेशेंट प्रीवियसली हैड एक्सरबेशन एंड रेस्पोंडेड टू लाबा आईसीएस ट्रीटमेंट,
हुआ था, लेकिन अब उसको एग्जर्बेशन नहीं हुआ और इससे वो इम्प्रूव भी हो गया। लेकिन अभी भी सिम्टम लोड हाई है तो आपको साथ में लामा और ऐड कर देना, ट्रिपल थेरेपी आप यहाँ पे देनी होती है आपको। आईसीएस बंद नहीं करना, आईसीएस तो आपको देना ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है, इसका इंप्रूवमेंट भी है। अब एक सिचुएशन आती है कि नो रिलेवेंट एग्जिट हिस्ट्री, उसको पता ही नहीं है कोई रिलेवेंट हिस्ट्री है कि नहीं है, तो भी आप क्या करोगे यहाँ पे, कंसिडर चेंजिंग लाबा लामा को। एग्जर्बेशन हिस्ट्री उसको है ही नहीं, वो ऐसे ही लिया जा रहा है, किसी ने उसको दे दिया, पेरीफेरी के अंदर किसी ने ले लिया, या कोई घर में कोई ले रहा था ट्रीटमेंट, उसने भी वही लेना स्टार्ट कर दिया। होता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे एग्जर्बेशन उसको है ही नहीं, सिम्टम्स भी उसको है ही नहीं। थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि सीओपीडी स्मोकर है वो खाली, तो स्मोकिंग क्विट करने को आपको बोलना है, वो असिस्ट आपको करना है। लेकिन साथ में अब आप आईसीएस यहाँ पे हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आईसीएस आपको यहाँ पे आके जाके निमोनिया कर सकता है, निमोनिया के इश्यूज, जो इन्फेक्शन वगैरह, सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह उसको हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन है जहाँ पे आप आईसीएस को हटा के लाबा लामा कर दोगे। दूसरी एक सिचुएशन और है क्या, करंट एग्जर्बेशन है लेकिन ब्लड इसिनोफिलिया लेस देन 100 ही है। एग्जर्बेशन उसको हुआ है, लेकिन इसका कारण ये भी हो सकता है कि इओसिनोफिल्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे एग्जर्बेशन आप हो सकते हो कि आईसीएस ले रहा था, क्या पता उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, इसलिए इस तरह का एग्जर्बेशन हुआ उसको। तो यहाँ पे करंट एग्जर्बेशन लेकिन ब्लड इसिनोफिल काउंट लेस देन 100 है, तो भी आप लाबा से लामा आईसीएस को हटा सकते हो, लाबा लामा को स्विच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसिन काउंट 100 से ज़्यादा है, करंट एग्जर्बेशन है, या फिर एग्जर्बेशन नहीं है, फिर भी यहाँ पे हाई सिम्टम लोड है, तो आपको ट्रिपल थेरेपी आपको देनी होती है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि लाबा और आईसीएस के साथ में कोई आ रहा आपके पास में, सीओपीडी का पेशेंट है, तो आंख मीच के उसको लाबा लामा नहीं कर देना है, ठीक है। यदि आपको पहले असिस्ट करना होता है तो आप पहले टीईसी करवा लो, टोटल इओसिनोफिल काउंट है वो करवा लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। साथ में आपको सिम्टम देखने, एमएमआरसी ग्रेडिंग से आप देखो और कैट स्कोरिंग से आप सिम्टम्स देखो उसके, ठीक है। एग्जर्बेशन हुआ है लेकिन टीईसी आपका 100 से कम है तो आप स्विच कर सकते हो, 100 से ज़्यादा है, यहाँ पे 300 वाला नहीं आ रहा, क्यों? ऑलरेडी आईसीएस ले चुका है, 300 तक यूजुअली नहीं मिलेगा उसमें, तो आप 100 से ही देखना आपको। 100 से ज़्यादा है तो आप ट्रिपल थेरेपी दे सकते हो, उसको लामा और ऐड कर सकते हो साथ में, लाबा ले रहा है, आईसीएस वो ले रहा है, ठीक है। कम कब कर देना, आईसीएस को हटा के आपको लामा कब कर देना है, जब 100 से काउंट कम हो, इओसिनोफिल काउंट कम हो, तो एग्जर्बेशन हुआ हो, या फिर एग्जर्बेशन हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो आपको कम कर देना, उसको लाबा लामा पे ले आना। कंटिन्यू कब रखना है, एक ही सिचुएशन है, कंटिन्यू कब रखना है, जब उसको आराम है, रिलीफ है, ठीक है, तो उसको रिलीफ है, कोई एग्जर्बेशन नहीं हुआ, पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, लो सिम्टम लोड है, सिम्टम्स नहीं है उसको, तो आपको उसको कंटिन्यू रखने देना है, ठीक है, चलने तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इस वीडियो में एक पॉइंट और कवर करूंगा कि अपन ने नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पिछले में कवर कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। एक स्मोकिंग सीजेशन था, दूसरा इम्यूनाइजेशन था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो पेशेंट की जो ग्रेडिंग की जाती है सीओपीडी के अंदर, जो पेशेंट का ग्रुप है जिसको अपन ABE बोलते हैं, उसके अंदर अपन नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यस, तो पेशेंट ग्रुप के अंदर A और B एंड E को इसने सेकंड में रखा है, A को आपको यहाँ रखा है, ठीक है। डिफरेंस कोई खास नहीं है, फर्क इतना सा कि यहाँ पे पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन का भी साथ में रोल होता है। यहाँ ये स्टेबल सीओपीडी, यहाँ पे रिहेबिलिटेशन का रोल नहीं है, यहाँ पे स्मोकिंग सीजेशन, फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी, और साथ में आप जो वैक्सीनेशन मैंने आपको बताया था, इन्फ्लुएंजा बताया था, न्यूमोकोकल बताया था, इसके अलावा RSV बताया था, उसके अलावा फिर ये पर्टुसिस सिंगल्स हो गया, और कोविड-19 आजकल नया आ गया, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अंतर क्या हुआ, B और E, यदि B और E ग्रेडिंग में आ रहा है तो यहाँ पे आपको पल्मोनरी रिहेब भी आपको यूज़ करना होता है। पल्मोनरी रिहेब क्या होता है उसको अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपका जो वापस रिविजन में करवा दूंगा एक बार कि कौन सा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, कौन सा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। कुछ पॉइंट जो कवर करने हैं वो जो रह गए हैं वो मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सर्जिकल पार्ट है वो मैं आगे कवर कर दूंगा, ठीक है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल जो पार्ट थोड़ा रह गया है उसको भी मैं नेक्स्ट में रिवाइज करवा दूंगा और कवर भी कर दूंगा। थैंक यू।